अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, अपोजिशन की तकसीम की वजह से तो इमरान खान साहब बड़े पुरुमीद हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये मुद्दत तो पूरी कर लेंगे, वो अगले 5 साल की तैयारी भी करें, जिस तरह हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है, गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे तो कर रही है और जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अवाम की सूरत हाल है नाज़रीन, अवाम की मुआशी सूरत हाल कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो वफाकी इदारा शुमारियात की तरफ से आदाद शुमार जारी किए गए हैं महंगाई के वाले से, वो बता रहे हैं, खुद सरकारी इदारे मानते हैं कि महंगाई बड़ी है, आम आदमी के लिए कोई सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है और अभी भी महंगाई जो है वो डबल डिजिट में है। और इस तमाम दावों के साथ क्या तहरीक इंसाफ का ये दावा दुरुस्त है कि वो अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं और इन हालात में वो जा सकते हैं? बजट आ रहा है, ये बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि अगले 2 साल जो है मुआशी सिमत हुकूमत की इसी बजट पे तय होनी है कि हुकूमत क्या दे के जा सकती है आवाम को। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस बजट को जो है मंजूर ना करवाने के वाले से भी बड़े दावे हम सुन रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से दावा आ रहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट ऐसे हम पास नहीं होने देंगे। और पीपल्स पार्टी में भी आसिफ अली जरदारी साहब खुद मुतहर्रिक हो गए हैं, उन्होंने अपने पार्टी के MNAs को, अरकान को इशाया दिया है, जिसमें उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है कि किस तरह से इस बजट को रोका जाए। क्या इस बजट का पास होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक सहारा देगा? आगे इनकी मुआशी जो सिमत है वो एक बेहतर तरफ जाएगी, जो अब तक तहरीक इंसाफ मुआशी मुश्किलात का शिकार रही है? और क्या सियासी मुश्किलात भी हुकूमत की कम हो पाएंगी आने वाले दिनों में? हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें इस्लाम स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब फैज़ुल्लाह कमोका साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और मेंबर हैं, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए ख़जाना के कौमी असम्बली की। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार, और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं अली परवेज़ मलिक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमारे साथ में ज्वाइन कर रही हैं कराची से। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तलबा के हवाले से भी बात करेंगे कि जिस पर फाइनली शफकत महमूद साहब ने कुछ रिलैक्सेशन दिखाई है, इम्तहानात पोस्टपोन हुए हैं 1 माह के लिए। तलबा इस पर मेजॉरिटी तलबा की जो है वो खुश दिखाई दे रही है। आगे चल के इस पर बात होगी। सबसे पहले ज़रा नाज़रीन, जो दावे हैं हुकूमत के वो तो काफ़ी बड़े दावे हैं कि हमने मईशत बिल्कुल ठीक कर दी है, दुरुस्त पे चल पड़ी है, लेकिन उस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, लेकिन सिंपली जो मैं आवाम के बारे से बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि 7.5 करोड़ लोग जो हैं वो ख़त्ते गुरबत से नीचे जा चुके हैं। और वो बताते हैं कि 5.5 करोड़ लोग पहले थे, 7.5 करोड़ ही थे, नून लीग 5.5 पे ले आई थी, अब दोबारा 7.5 पे चले गए। तो ये मिफ्ता साहब का ज़रा दावा सुनाते हैं जी आपको। आज 85 लाख पाकिस्तानी बेरोजगार है। ये पाकिस्तान की हकीकत है और ये पाकिस्तान का तारीख का एक सैड रिकॉर्ड है। आज 7.5 करोड़ पाकिस्तानी मुफलिसी में रहते हैं, यानी कि उनकी आमदन 18,000 रुपये से कम है 6 लोगों के ख़ानदान की। अच्छा, जो मिफ्ता साहब ने चीज़ें बयान की, काफ़ी लंबी चौड़ी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनके अपने साथ भी एक मिसाल भी हो गया था कि जब उन्होंने कहा कि मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चल रही, सिर्फ चंद लोगों के, तो उनको एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल का सामना करना पड़ा। उस पर बाद में आएंगे। ज़रा क्विकली आपको ज़रा बता दें कि इस वक्त जो वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है मुल्क के अंदर, पहले आपके सामने वो रखते हैं। तो नाज़रीन, अगर मई की बात की जाए तो मई में महंगाई की शरह में जो इस वक्त है वो 10.87% है। स्लाइटली सी कमी हुई है, लेकिन अभी भी डबल डिजिट में है। आटे की कीमत में 9.75% इजाफा हुआ है, चीनी की कीमत में 2.57%, मुर्गी की कीमत में 16.87% इजाफा हुआ है। और इसके अलावा अगर हम 11 माह के अंदर जो रवां जो माली साल चल रहा है उसके 11 माह के दौरान अगर हम महंगाई की शरह अगर देखें तो उसमें नाज़रीन जुलाई से मई तक महंगाई की औसत शरह 8.87% रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मिर्चों की कीमत में 90% इजाफा, अंडों की कीमत में 44.68% इजाफा, गंदम की कीमत में 31.88% इजाफा, आलू की कीमत में 30% इजाफा, चीनी की कीमत में 23%, घी की कीमत में 20%, आटे की कीमत में 16%, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 23%। ये 11 माह के मैं आपको आदाद शुमार बता रहा हूँ। दाल मूंग की कीमत में 16 और दाल माश की कीमत में 21.33%। और ये जो आदाद शुमार हैं ये खुद सरकार के आदाद शुमार हैं। इसके अलावा बिजली की कीमत में भी इजाफा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा 20-25% इसमें इजाफा हुआ है। तो मोहसिन बेग साहब, पहले ज़रा आपका इस पर तज़िया हम ले लेते हैं कि जो हुकूमत इमरान खान साहब कल PDM पे बड़ा तरस खा रहे थे कि मुझे बड़ा तरस आ रहा है कि इनके हालात बड़े ख़राब हैं, ये जुड़ नहीं पा रहे, और अब जब मैं अगले 5 साल मेरी हुकूमत आएगी तो उसमें हम पाकिस्तान को ऊपर उठा देंगे।
ये अपोजिशन की तकसीम की वजह से वो अपना मौजूदा जो टेन्योर है वो तो चले नज़र आ रहा है कि वो मुकम्मल कर जाएंगे 5 साल, अगले 5 साल के हवाले से वो जो कॉन्फिडेंट हैं, ये जो आवाम की सूरत हाल है, इसमें आपको लग रहा है कि खान साहब का जो एस्टिमेट्स हैं वो ठीक है? समर बहुत शुक्रिया। ख्वाहिशात पे तो बंदी नहीं की जा सकती और प्लान कोई कर ले कि जी मैं अगले साल अगले 5 साल भी गुजारूंगा, लेकिन अगले 5 साल बड़ा मुश्किल है उनके लिए। नेचुरली जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं और जिस तरीके से इन्होंने 3 साल में इकॉनमी की सूरत हाल की, वो बड़ी जो है उसमें तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती कि उन दावों पे आप इलेक्शन में जाएं और कुछ क्लेम कर पाएँ। अब देखिए इकॉनमी एकदम इन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया 3.94, हालांकि 2 माह पहले हफीज़ शेख साहब को निकाला है चार्जशीट करके, और इन 2 माह में ऐसा क्या हुआ, कौन सी चीज़ है जो इन 2 माह में आपको नजर टर्न अराउंड हो गया। और जो फिगर्स मैं असद उमर साहब को भी सुन रहा था, देखिए बेसिक चीज़ है कि कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है वो सच है। सब लोग इसी मुल्क में रह रहे हैं और सब लोग उसको फेस भी करेंगे, वो मैं हूँ या सरकार हो, एक ही मुल्क में रहते हैं। अब उन्होंने कहा जी फीकस आमदनी हमने 1500 समथिंग कर दी है, और वो कैलकुलेट की उन्होंने पुरानी मरदमशुमारी से, हालांकि 2017 की मरदमशुमारी में हम 21 करोड़ समथिंग है, और वो 19 पे उन्होंने डिवाइड किया और वो बढ़ा दी। हालांकि 21 पे डिवाइड करें तो जो 1365 डॉलर फीकस थी वो कम होकर 1100 पे आ गई है। और बजाय इसके कि आप अपोजिशन से मुकाबला कर रहे हैं ना जी, 2017-18 में 1633 पे वो छोड़ के गए थे फीकस आमदनी डॉलर में, सही। आपने कम की। दूसरी बात, अब आप शादियाने बजा रहे हैं, क्योंकि जब आप मईशत का जो साइज था वो 315 अरब के करीब घूम रहा था जब वो छोड़ के गए, आप उसको लेके आए 265 52 अरब रुपए अगर किसी इकॉनमी से निकल जाएं तो वो मुल्क सरवाइव नहीं करता। ठीक है जी, आपने सारी सब्सिडीज खत्म कर दी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल के लिए भी 30 रुपीज पे आप ले गए, फिर भी आपका कुछ नहीं बना। अब जो ये दावे कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि उनको रियलिस्टिक होना चाहिए, कौम को सच बताएं, ठीक, और जो आपने आपके पास अदादो शुमार है उसको घुमाए ना। मेरा ख्याल में कुछ शायद 2 महीने में कोई नया ब्रेन इनके अंदर इंडक्ट हुआ जिसने इनको झूठ बोलने पे मजबूर किया। कमोका साहब जरा बता दें, बाकी भी पार्टिसिपेंट जो प्रोग्राम के वो भी आपसे यही सवाल करेंगे। जी। और ये होता रहा सवाल के जो बजट स्ट्रेटजी पेपर भी आया था आपके पास, आप चूँकि कायमा कमेटी बराए ख़जाना के चेयरमैन भी हैं, तो वहाँ पे तो ये प्रोजेक्शन नहीं थी 3.94 वाली। देखिए मैं इसमें बता दूं, वो जो बजट स्ट्रेटजी पेपर था वो तो नेक्स्ट ईयर के बजट के लिए जो था उसमें डिस्कशन हुई है। जो मेरे बड़े ही काबिल एहतराम भाई हैं, वहाँ पे जो थी वो 2 पॉइंट समथिंग थी ना, नहीं 2.8। मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह, अभी भी प्रोजेक्टेड ही है, तसल्ली से बताता हूँ। देखें मोहसिन बेग साहब बड़े भाई हैं जी, और दिल से इनका एहतराम है, लेकिन एहतराम के साथ साथ मैं जसारत कर रहा हूँ इनसे इख्तलाफ करने की। सही है। इन्फ्लेशन की पहले बात कर लें, आपने इन्फ्लेशन से शुरू किया, तो पूरी दुनिया के अंदर जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। मैं नहीं कह रहा पूरी दुनिया के फिगर्स मैं तो नहीं छुपा सकता ना, मैं आपको दावत देता हूँ, आप देख लें, यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, इवन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं आप वहाँ पे देख लें कि वहाँ पे इन्फ्लेशन हुई है या नहीं हुई, फूड आइटम्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हुई है। दूसरी चीज़ जो है, जो फसलें हमारे मुल्क के अंदर, जो बेचारा किसान 60% आबादी हमारी देहात के अंदर रहती है, जिनका टोटली इन्हिसार जो है वो अपनी एग्रीकल्चर इनकम पे है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हुआ क्या, एक कॉटन की फसल जो है वो हमारे यहाँ पे अच्छी नहीं हुई, उसके अलावा तमाम फसलें जो हैं वो बम्पर क्रॉप्स हैं। मेज़ में 4% इजाफा है, गंदम एवर हाई जो हमारी प्रोडक्शन है गंदम की वो इस साल हुई है, बिल्कुल बम्पर क्रॉप है जी। और गन्ना, उसमें इस दफ़ा ये सेकंड बेस्ट जो है वो इसकी प्रोडक्शन हुई है गन्ने की। अच्छा, पहले क्या होता था, नून लीग की गवर्नमेंट में 180 रुपया सपोर्ट प्राइस है और किसान बेचारा, मिलें चलती नहीं थी, 120 रुपए के पे गन्ना जो है किसान को तंग आके बेचना पड़ता था, क्योंकि उसने गंदम की सोइंग करनी होती थी। हमारी हुकूमत ने आके पाबंदी लगाई कि जो शुगर मिल 10 नवंबर के बाद नहीं चलेगी उसको 50 लाख रुपए डेली जुर्माना होगा। और इसकी वजह से टाइम पे चली
पैसे पूरे मिले किसान को। आप जो बात कर रहे हैं, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे साथ चलें देहात के अंदर और चल के देखेंगे किसान खुशहाल हुआ है या उसके हालात बुरे हुए। किसान की बात जो कर रहे हैं, गंदम जो है वो ज्यादा पैदावार होती है, आप खुद बता रहे हैं रिकॉर्ड ज्यादा एवर हाई। गन्ना भी हमारे पास बहुत ज़्यादा, अभी ये नवंबर में क्रशिंग हुई है, लेकिन चीनी जो है वो 100 से नीचे नहीं आ रही। आपकी खुद बता रहे हैं इसमें इदारा शुमारियात कह रहा है कि गंदम आपकी महंगी हुई है, आटा आपका महंगा हुआ है। बात तो ये तो पाकिस्तान के इंडिजिनस आइटम है हमारे सर। रीजन दे रहा हूँ ना आपको, आप पूरी बात तो सुन लें। जी जी, मैंने पहले आपको बताया कि एक तो पूरी दुनिया के अंदर जो कोविड का इम्पैक्ट है, वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी है, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये लोकल चीजें कोविड से पहले डूब चुकी थी। अच्छा बात सुन लीजिए, दूसरी बात सही जो मैं ये बता रहा हूं, जो किसान जो 60% आबादी है पाकिस्तान की, उनको जब उनकी फसलें जो है गंदुम अब 1800 रुपया इस वक्त उसकी पंजाब के अंदर और 2000 रुपया सिंध के अंदर उसकी स्पोर्ट प्राइस है। जब स्पोर्ट प्राइस ऊपर गई तो एंड प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर नहीं जाएगी, मुझे ये बताएं। लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है, जो किसान को 60% आबादी को उसका फायदा हुआ। अभी मार्केट में आई नहीं है, पहले गंदम 200 रुपये मजीद बढ़ गई है। अली परवेज साहब, आपको क्या लग रहा है कि आज नून लीग कह रही थी, आज मिफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि हम ये बजट अवाम दुश्मन बजट है, पास नहीं होने देंगे। क्या आपको इसमें बुरा नजर आ रहा है? गवर्नमेंट तो दावे कर रही है कि आपने बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया पाकिस्तान की मईशत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने आज अपने प्रोग्राम के अंदर दावत दी। देखें, मोहसिन बेग साहब ने बड़ी एक रियलिस्टिक असेसमेंट के साथ बात का आगाज़ किया था और उन्होंने फैक्ट्स के साथ ये बताने की कोशिश की कि जब इनको इकोनॉमी हैंड ओवर की गई थी तो उसकी मजमूई आमदनी, जिसको आप अंग्रेज़ी के अंदर GDP कहते हैं, वो 315 बिलियन डॉलर की थी। और आज इनके 3 साल हुक्मरानी के इख्तिताम को पहुँच रहे हैं और ये मईशत आज भी 300 बिलियन डॉलर से छोटी मईशत है। इसके साथ साथ आपकी आबादी भी पिछले 3 साल में 5-7% बढ़ चुकी है और इन्होंने जो पर कैपिटा नंबर के अंदर जो इन्होंने डंडी मारने की कोशिश की, उसके ऊपर बिल्कुल ठीक इशारा किया। पर मैं जो आपसे बुनियादी बात करना चाह रहा हूं वो ये समर भाई, अगर हम अपनी प्रॉब्लम को एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे तो मुझे बताएं हम इस्लाह के रास्ते के ऊपर आगाज किस तरह करेंगे। ये वो बुनियादी सोच है जो मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूं। अब दूसरी बात मेरी अर्ज सुनिएगा, अगर मैं आपसे पहले ये कह रहा हूं कि मेरे इस नंबर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर मैं इसको एक्सेप्ट भी कर लूं तो मुझे आप ये बता दें पिछले 3 साल के अंदर इनका एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो क्या 2% के अंदर निकलता है कि नहीं निकलता? अगर इनका जो एवरेज ग्रोथ जो है 2% भी मैं मान लूं ना समर भाई, तो इसका मतलब ये है कि मईशत के अंदर इन्होंने हर साल तकरीबन 8 लाख नई नौकरियां क्रिएट की हैं और इसके मुकाबले में सालाना जो लोग जॉब मार्केट के अंदर एंटर होते हैं वो तकरीबन 20-22 लाख हैं। तो ये जो 12 लाख या 14 लाख का जो गैप है, इसको 3 से ज़रब ले लें तो ये 40-50 लोग जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं, इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? अगर मैं इनकी सारी ये नंबर्स मान भी लूँ, मेरा एक तो ये सवाल मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपने अपने इंट्रोडक्शन में बिल्कुल ठीक कहा, पर मेरी आपसे गुजारिश ये होगी, जो आपने 11 महीने की एवरेज बताई है ना, वो आपने CPI जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं उसकी बताई है। मैं गुजारिश करूंगा जो PBS ने टेबल आपसे जो रिलीज किया है ना, उसके अंदर फूड इन्फ्लेशन का भी नंबर आता है, जरा अगर आप उसके ऊपर देखें तो वो 14-15% है पिछले 11 महीने की। और अगर एक गरीब आदमी जो अपना ज्यादा परसेंटेज ऑफ अपनी आमदनी रोजमर्रा की अशिया के ऊपर सर्फ करता है, तो मुझे बताएं वो आज वो अमीर हुआ है या गरीब हुआ है पिछले 3 सालों के अंदर? क्या उसकी आमदनी 15-20% हर साल बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है? अच्छा, और ये तो लैंडस्केप है जिसके दरमियान मैं इस बहस का आगाज करना चाहता हूं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जो अपने खदशात हैं इनके 4% के नंबर के ऊपर, मैं उसके ऊपर भी आ जाता हूं। अगर आप समझते हैं मैं अभी बात कर लूं, वरना मैं अगले सेगमेंट में करता हूं। शैला साहब से पहले जरा कराची में बिजली की सूरत हाल का पता कर लूं जरा, चूंकि जब हम ये अवामी इश्यूज की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो बिजली का बड़ा मसला बना हुआ कराची में, हैदराबाद में, दीगर इलाकों में। क्या वजह शैला साहब, बिजली का क्या मसला बना हुआ वहां पर? जी, देही सिंध में तो शायद 4 से 2 घंटे लाइट आ रही है और कराची में भी हर इलाके में 4-4 घंटे गायब है। मैं जब आपसे प्रोग्राम शुरू हुआ था तो आपने देखा होगा मैं हाथ से पंखा झल रही थी क्योंकि AC जो है वो काम नहीं कर रहा और इस रूम का तरीक़ा यही है कि इसको थोड़ा डार्क करके बनाया गया है ताकि मैं प्रोग्राम कर लूँ। तो मेरा तो हाल भी बुरा हो रहा है इस वक्त प्रोग्राम करते हुए।
तो ये सारी सूरत हाल है। गैस का भी सारा यही मामला रहा, और उसमें जो अहम बात है वो ये है कि परसों मैंने अखबार में पढ़ा था गो के जंग और जियो ग्रुप अभी काफ़ी डिप्रेस है, लेकिन उन्होंने बैक पेज पे ये ख़बर लगाई थी अपर हाफ में बिल्कुल कॉर्नर पे कि 4 पावर प्रोजेक्ट जो हैं वो बंद हैं, लेकिन उनको शो नहीं किया जा रहा। जाम शुरू से कोयले वाली बिजली तो बन रही है लेकिन और नहीं। इसके साथ साथ हमें ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा बिजली पे सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद कहीं छोटा सा तबसरा होता है कि अगर जो है ये जो हम कहते हैं कि डैप जो है ये उसको इस तरह से उसकी वो उसके लिए अगर हमने अपना टैक्स नेट जो है उससे हमें वो सब कुछ नसीब नहीं हुआ जो कि दावे हैं, और वो उसकी कल तस्दीक भी हो गई कि FBR ने कितना कितना कम किया हुआ है, कल के अखबार में था काम किया है। तो ये झूठी तसल्ली है कि आपको बिजली पे सब्सिडी मिलेगी। अब इन सब ने इतनी तफसील से बात कर ली और मेरा भी दिल यही चाह रहा था कि ये बात ज़रूर की जाए कि ये जो इन्होंने सेंसस जो हैं उसके लिए झूठ बोला है, तो ये बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि एक तो सेंसस पर भी सबको एतराज़ था 2017 के, और फिर उसके बाद जो है हम ये कहते हैं कि हमने उसकी आबादी से उसके हिसाब से फ़ीका आमदनी गिनी है, तो 4.5 से 5 करोड़ लोग उसमें नहीं आ रहे। अब खान साहब इस पे ये बात करते हैं कि उन्हें अगर आइंदा 5 साल दे दिए जाए, उन्होंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने कहा मैं अगले 5 साल में पाकिस्तान को हम उठा देंगे। हाँ, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हाँ, तो जो वो 5 साल KP एक मिनट जो 5 साल वो KP में पूरे कर चुके हैं और ये दूसरे 5 साल का तीसरा साल है, तो आज के अखबारों की आप हेडलाइन सेकंड जो होती है उसको उठाएं तो KP पे कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है, और KP में गैर मुल्की कर्ज़े लेते हुए फेडरल से जो है उस तरह के जो तकाज़े होते हैं गारंटर के वो पूरे नहीं किए गए। KP में बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर किसी कायदे के सरकारी इदारों में जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा जॉब्स दे दी गई हैं, तो उनको तनख्वाहें देने के लिए भी गैर मुल्की कर्ज़े लिए जा रहे हैं, और फिर भी वो पूरी नहीं हो रही। वहाँ का हाल आप देखिए 8वें साल में कि वहाँ पे एक हार्ट सर्जन है, वहाँ का हाल ये है कि वहाँ पे जब साकिब निसार थे तो उन्होंने कहा था कि KP में कुत्तों का ऑपरेशन नहीं हो सकता। वहाँ का PMA का जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट गया था और उसने कहा था पेशावर में रोजाना 22 बच्चे और एक औरत मर जाती है, और जो थर के हिसाब से बहुत ज्यादा है पेशावर के। तो इसके साथ साथ उन्होंने फिर जो एक और तजिया आया था वहाँ पे कहा था कि 50,000 बच्चे स्कूल में ही नहीं है, लेकिन उन्हें चले उस तरफ में आता हूँ जरा, उस तरफ बाद में आते हैं जरा। KP का ये हाल है। ठीक है, उस तरफ बाद में आते हैं। आपको लग रहा है कि खान साहब के लिए कोई चांस नजर नहीं आ रहा आपको अगले 5 साल के वाले से? वो बड़े पुरुमीद तो है। अच्छा, क्विकली जरा आप इस पे कुछ कहना चाह रहे थे? अली परवेज़ मलिक के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई तो कभी भी नहीं है। अवाम, अगर आपने अवाम को ये चांस दिया कि वो इनको इलेक्ट करें तो वो कभी भी नहीं है। सेलेक्टर्स पे तो मैं क्या करूं। चले, आजकल सारे कोशिश कर रहे हैं कि सिलेक्टर्स को मनाने के लिए कि शायद किसकी लॉटरी लग जाए ना। जी अली परवेज़ साहब। समर भाई, मैं आपसे जो पिछले बात करना चाह रहा था वो ये है कि जो मेरे 4% के ग्रोथ के ऊपर खदशात हैं ना, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। कमोका साहब ने आपको कॉटन की क्रॉप के बारे में कहा कि जी उस फसल के अलावा सारी फसलें बम्पर हुई हैं। अब इनसे ज़रा ये पूछिएगा, जब आपने 4% का ग्रोथ निकाला है उसमें कॉटन की फसल का क्या साइज रखा है? इन्होंने 7 मिलियन वहाँ पर रखा है, जबकि असल में जो फसल आई है वो 5.5 मिलियन है। इसके अलावा इन्होंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो ग्रोथ का नंबर वहां पे प्रोजेक्ट किया है वो 9% है, और साथ ही उसी रिपोर्ट के अंदर कहते हैं कि बिजली की खपत जो है वो 23% कम है। तो मुझे बताएं, ये इंडस्ट्री क्या हवा के ऊपर चलती रही है? इसके अलावा हर तरफ लॉकडाउन था, जिस दुकानदार के पास हम जाते हैं वो कहते हैं कारोबार तहस नहस हो गया है। इन्होंने कहा कि जी रिटेल एंड होलसेल जो ट्रेड है वो 10% से फल फूल रही थी। तो क्या आपको ये सारी बातें समझ आती हैं, या इस बात में दानिश समझ आती है कि इन्होंने क्यों चीफ
स्टैटिस्टिशियन की जो पोजीशन है पिछले 2.5 साल से खाली रखी हुई है, ताकि अपने मर्जी से वहां पे बंदे के वहां पे एक्टिंग चार्ज दे के अपने मर्जी के वहां से नंबर ले लें। और मुझे ये बताएं कि क्यों कोई इंडिपेंडेंट जो इकोनॉमिस्ट है, चाहे वो मीडिया के अंदर बिलोंग करता हो, वो स्टीवन सैकर साहब, जो आपको पता है फवाद चौधरी साहब को मीडिया फ्रीडम के ऊपर 15 मिनट पूछते रहे और फवाद चौधरी ने कहा बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक है, वो तक आपका 4% मानने को तैयार नहीं है, तो आप उनको क्यों अपने अकाउंट्स प्रोवाइड नहीं कर देते ताकि उनके खदशात दूर हो जाएं? अगर आपकी नीयत खराब हो और आप डंडी मारना चाहते हो तो फिर इसी किस्म की चीजें मीडिया की जो बात करें वो तो एक नया कानून ला के मीडिया का गला दबाने की भी पूरी तैयारी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देंगे। तमाम जो सहाफ़ी हैं, साफ़ी तंजीमें, वो मुत्तहिद हैं, मुत्तफ़िक़ हैं कि इस तरह के कानून को पास नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल ये जो आप बात कर रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की आप बात कर रहे हैं, सनती शोबे की बात कर रहे हैं, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1-2 वज़ीरों के अलावा किसी का कारोबार नहीं चल रहा। तो उनसे साफ़ी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कर दिया, जिससे मिफ्ता साहब जो हैं वो बड़े हैरान हो गए और मुश्किल में डल गए। ज़रा दिखाएं जी वो क्या इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी मिफ्ता साहब के लिए आज। मुझे आप दिखा दें 2 लोग पाकिस्तान भर में, इमरान खान और उसके कैबिना के अंदर जो ना हो, जिनकी आमदन बढ़ी हो पाकिस्तान में। जुल्फी बुखारी वगैरह की आमदन बढ़ी है। मुझे बता दें कि कौन प्राइवेट सेक्टर की आमदन बढ़ी है पिछले 3 साल में, और मुझे बताएं कि खर्चा किसका डबल नहीं हो गया है। कैंडिडेट की बॉटम लाइन भी बेहतर हुई है सुनने में। आप इसकी तस्दीक कर दीजिए कि कारोबार में कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ आपके कारोबार में? कैंडीलैंड का नफ़ा या नुकसान बढ़ गया है नहीं, उसका इससे मुल्क की हालत से कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। मिफ्ता साहब फरमा रहे थे कि 2 वज़ीरों के अलावा किसी का कारोबार नहीं बढ़ा, तो उनका अपने जो कंपनी उनकी जो है वो वहाँ पे कारोबार उनका डबल हो गया अर्निंग उनकी। ये बड़े पे मुझे अगर आप मौका दें मोहसिन भाई, अगर बुरा नहीं प्लीज ज़रा ये कमोगा साहब के बाद आपकी तरफ आते हैं अली परवेज़ साहब। जी अली परवेज़ मेरे भाई हैं और माशाल्लाह बड़े जो है वो हमारी कमेटी के बड़े एक्टिव मेंबर हैं। देखिए, आपने इस वक्त पूरे जो जनूबी एशिया के अंदर आप तमाम ममालिक की इकॉनमीज़ को भी आप साथ कंपेयर करेंगे ना, अगर कोविड आया है तो सारी दुनिया में आया है ना। बिल्कुल ऐसे ही, पाकिस्तान में भी आया, इंडिया में भी आया, बांग्लादेश, लेकिन हमारे यहाँ इतना नुकसान कोविड ने नहीं किया। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, हमने इंडस्ट्रियां बंद नहीं की ना। हाँ, इसमें हम तो सक्सेस स्टोरी है कोविड में। किसी जगह पे तो इस हुकूमत को क्रेडिट दीजिए। इंडिया में जो कुछ हुआ, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, नेपाल के क्या हालात हैं, श्रीलंका के क्या हालात हैं, इन सब के साथ अगर पाकिस्तान में कोई अच्छे फैसले हुए हैं तो उसकी वजह से कोविड कंट्रोल हुआ है ना। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत है खास। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। आपकी बात को सेकंड कर रहा हूं कि कोविड का तो पाकिस्तान के ऊपर कोई इतना ज्यादा बुरा असर नहीं पड़ सका। अच्छा, आगे मेरी वेव के अंदर से भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बच के निकल गए। आपने बात की कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि जी 2 करोड़ लोग जो है खते गुर्बत से नीचे चले गए मजीद पाकिस्तान में। इंडिया के अंदर पता है क्या फिगर है? मैं इस 2 करोड़ को नहीं मानता, लेकिन मैं इंडिया के अंदर आपको बता देता हूं कि 30 करोड़ लोग गुर्बत की खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं बिल्कुल कोविड की वजह से। उनकी इकोनॉमी जो है वो -7.5% जो है वो उनका जीडीपी जो है वो डाउन गया है इसके साथ। बाकी कंट्रीज का भी यही हाल है। तो यार अल्लाह का शुक्र अदा करें, वैसे अल्लाह ताला ने करम किया है। अगर ये मैं समझता हूं कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की नेक नीयति है इस मुल्क और कौम के लिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ये बात करते हैं, फैसलाबाद के अंदर कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि शायद कोई नाकाम इंडस्ट्रियलिस्ट होगा जिसने इस 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर दूसरी फैक्ट्री या दूसरा यूनिट नहीं लगाया। हर एक ने लगाया है। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई हैं, चले मेरे साथ फैसलाबाद, मैं इनको दिखाता हूँ। वहाँ पे कहते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, तो मेरे साथ चलें। वहाँ पे फैसलाबाद में तो लोगों के पास 1.5 साल के लिए टाइम ही नहीं है, ऑर्डर्स बुक हैं। आपकी जो इकोनॉमी मैं आपको बता दूं, इस दफा हम एवर हाई जो है 27 बिलियन को हम हमारी एक्सपोर्ट्स टच करेगी। मैं फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, 1 महीना खत्म, ये जून खत्म हो जाना है ना, फिर आप प्रोग्राम में बुलाइएगा। और टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 17 बिलियन एवर हाई, यानी इससे पहले कभी 17 बिलियन डॉलर की एक टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स नहीं हुई। और कुल मिला के फिर मैं आपको बता दूं जो सर्विसेज सेक्टर है उसको आप निगेट नहीं कर सकते। आईटी सेक्टर में इस दफा बहुत बेहतर रहा। हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें 4.4% ग्रोथ हुई है। ठीक है,
तो बेग साहब, जो कमोका साहब बता रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, 1-2 माह और देख लेते हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। अभी ये प्री मैच्योर एनालिसिस जो हम दे रहे हैं कि बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, अभी तो बिजली का मसला आना है, अभी बिल अभी से पड़ना शुरू हो गए कि जब झूठ बोला जाए वो बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है जी, बाकी आप अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, जो अच्छा काम है वो अच्छा है। जहाँ झूठ बोला जाता है उसको कंट्राडिक्ट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप आवाम के साथ झूठ बोल रहे हैं मुसलसल इकॉनमी के ऊपर। अब जहाँ तक ये कॉटन की बात कर रहे हैं, ज़रा 2017-2016 के फिगर निकाल रहे हैं कॉटन के, 12.5 मिलियन बेल्स थी, कम होके 6 पे आ गई, 6 से अभी 5.9 पे आ गई। तो एक्सपोर्ट क्या आप मट्टी कर रहे हैं? वहाँ क्या हुआ? हाँ, आपको अपॉर्चुनिटी मिली कोविड की वजह से, ऑर्डर्स इधर आ गए, ठीक है। आपने कॉटन एग्रीकल्चर पॉलिसी में कोई काम किया? नहीं किया। ये तो अल्लाह का करना है कि ठीक है गंदम हुई, आपने स्पोर्ट प्राइस भी उसकी कम रखी, सिंध वालों ने 2000 रखी, आपने 1800 में घर पड़ती है गंदम, अगर कमोका साहब खुद गंदम उगाते हैं। ठीक है जी, हम भी उगाते हैं। पे पंजाब का किसान मुतमिन है। और सर मुतमिन है, वो करे क्या? आग लगा दे जमीन को, मैंने भी लगाई है, मैं क्या करूं? मेरे पास मतलब मुझे भी और कोई चॉइस नहीं है ना। देखना ये है कि आप जो फिगर्स दे रहे हैं ये अपने आप से आप धोखा कर रहे हैं। इसमें कोई मतलब 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज है, मुझे आप बता दें। हफीज शेख को आपने निकाल दिया उसी चार्जशीट के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अगर इकोनॉमी बेहतर है तो हम क्यों क्रिटिसाइज करेंगे जी? मैं तो उसका एक मैं भी इसी शहर में रहता हूं ना, मैं कोई जाके चाइना में तो नहीं रहता ना, मुझे भी उसका इफेक्ट होता है। आपकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आपने जो फिगर्स अभी आप दे रहे हैं ये किसी शख्स की जहन की इख्तरा है, ये गलत है। आप IMF, वर्ल्ड बैंक जो आपको प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो देख लीजिए, जो आप दे रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, हो नहीं सकता। और जैसे ही आपने डॉलर बढ़ाया और अभी मतलब आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं, अच्छी बात है, आप माइनस में गए, आपको ऊपर आना चाहिए, उसमें सबका फायदा है। लेकिन इतनी मतलब फिगर्स में इतना फर्क नहीं होना चाहिए ना। सारे लोग पढ़े लिखे हैं, फिर वो सारे बिजनेस करते हैं। नजर इसाक डार साहब वाला काम कर रहे हैं जो फिगर उन पे इल्जाम आता था। और मैं आपको बता दूं ये पुरानी टीम इन्होंने हायर की है, ठीक है, इसाक डार वाली, जिन्होंने फजिंग शुरू कर दी। जी अली परवेज साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? समर भाई, मैंने आपको व्हाट्सएप किया है आज का ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि इस खत्ते के लिए जो मशले राह है वो बांग्लादेश है, जिन्होंने अपनी पर कैपिटा इनकम को $2000 पर ले गया है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप सही सेंसस का डेटा करें तो हम 1100-1200 के ऊपर आज आ गए हैं। तो पहला फैक्चुअल इनकरेक्शन जो मेरे चेयरमैन साहब ने यहां पे पेश किया आपके सामने, मैं वो करेक्ट कर दूं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ गई है, बिल्कुल टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $2 बिलियन से बढ़ गई है। पर जो आपने आधी बात इन्होंने की उसके ऊपर मोहसिन बेग साहब ने ऑलरेडी इशारा कर दिया कि अगर कॉटन की क्रॉप फेल हो गई है और आप $2-2.5 बिलियन से आपने कॉटन बाहर से इंपोर्ट की है अपनी इंडस्ट्री चलाने को, तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड्स के अंदर कोई उसकी इंप्रूवमेंट आई कि नहीं आई? तीसरी बात जो ये हर जगह बैठ के कहते हैं कि देखें गाड़ियां कितनी बिक रही हैं, मैं आपसे यहां पे ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आखिरी साल के अंदर 20,000 गाड़ी महीने की बिकती थी। इनके पिछले साल वो कोविड भी आ गया और बाकी के मामलात भी थे, वो नंबर गिर के 10,000 महीने के ऊपर गाड़ियों के चला गया और इस साल अभी तक 15,000 पर गाड़ी के ऊपर है। इट इज अ 50% इंप्रूवमेंट ओवर उससे जो पहला साल था, पर आज भी 30% कम है उस पॉइंट से जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनको छोड़ के गई थी। तो मैं इनसे गुजारिश ये करूंगा, लोगों की हुब्बुल वतनी को चैलेंज ना करें, फैक्ट्स को ओन करें, बैठें, मुशावरत करें, बेहतर पॉलिसी बनाएं और उसके बाद मुल्क को इस डिफिकल्ट हालात से बाहर निकालने की कोशिश करें। अपने आप को इंडिया जहां पे उनके वेरिएंट ने तबाही मचा दी है, आपने अपने आप को उन्हीं से बेंचमार्क कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ये जो आपको बांग्लादेश की मिसाल मिल रही है, वियतनाम की मिसाल मिल रही है, इनको भी देख लें, आखिर ये भी तो इसी खित्ते के अंदर मुल्क है ना। ठीक है, चलिए मुझे क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन की जो है, अब वो ये कह रही है, दावा कर रही है कि हम ये बजट पास नहीं होने देंगे, स्ट्रेटजी बन रही है। PMLN की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मिफ्ता साहब की, कल जो है नून लीग इस पर सेमिनार भी कर रही है, प्री बजट सेमिनार, और आसिफ अली जरदारी साहब खुद पर्सनली मुतहर्रिक हो गए हैं, अपने पार्टी के अरकान को उन्होंने शाया दिया है जिसमें वो डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से बजट के वाले से क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। तो पॉलिटिकल एंगल भी इसका हम डिस्कस करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू शतास्टीन। मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी भी दावा कर रही है। जरदारी साहब ने कोई एक डिनर भी वो प्लान कर रहे हैं इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं अपने अरकान पार्लियामेंट का, और स्ट्रेटजी उसमें डिस्कस होने जा रही है कि भाई किस तरह से इस बजट को रोकना है, क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है। तो शैला साहिबा, बजट को रोक लेंगे, कॉन्फिडेंट है आप लोग, या फिर इस पर भी आपको देखना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के अपने नाराज़ लोग हैं उनकी तरफ, चूँकि पहले तो दावे होते रहे बजट रोकेंगे नहीं होने देंगे, इस दफ़ा तो आपस में इतने ज़्यादा तकसीम है आप लोग के मुझे तो यह दावा जो है वो सिर्फ दावा ही लग रहा है। देखिए, पहली बात तो यह है कि लास्ट ईयर जब बजट आया था उस वक्त भी पीडीएम नहीं बनी थी, लेकिन पूरी ऑपोजिशन एक पेज पर थी। और अगर हम ऑपोजिशन हैं तो इसका मतलब है कि नंबर गेम में हम पीछे हैं और अक्सरियत हुकूमत ही की है ना। तो अब ये जो इनकी गलत पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से इनके यहाँ कभी खुर्रम लगारी, कभी गजनफर छेना और फिर ये ग्रुप सामने आते हैं, तो क्या पीटीआई के लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि तीसरे साल भी मुसलसल जो जीडीपी है उसके हिसाब से सरमायाकारी जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो मुसलसल जो है वो जवाल पजीर रही है। इस दफ़ा भी जो नेशनल अभी तक तो पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम वोट देंगे पीटीआई को, और जो आप एक पेज की बात कर रही हैं, पिछले साल एक पेज पे हो के अपोजिशन के 38 बंदे शॉर्ट हो गए थे। एक मिनट इस बार तो एक पेज पर भी नहीं आप लोग। वो मैंने इसी पे जा रही हूँ, मैं इसी पे आ रही हूँ जी जी कि जीडीपी जो है उसके हिसाब से इस वक्त भी 15.2% इन्वेस्टमेंट कम हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 2018 में 6.2 थी, अब 15 समथिंग हो गई है। तो ये सारी चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं और लोगों को ये समझ आ रहा है कि अगर वो ज़्यादा देर पीटीआई के साथ खड़े रहे तो या तो वो कुछ वसूल लें 2 साल में और अपने हल्के को दिखा दें, कुछ लगा दिया, वरना उनको कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा। तो हमारा काम है पॉलिटिशियन की हैसियत से और पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से कि हम लॉबिंग करें और लोगों को ये बताएं जो वोटर्स होंगे नेशनल असेंबली में और पंजाब असेंबली में और मुख्तलिफ जगह जहाँ जहाँ इनकी हुकूमत है कि ये बजट जो है ये गलत है, और उनको एहसास दिलाएं कि उनकी प्राइम ड्यूटी क्या है। दूसरे, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि पिछली दफ़ा क्या हुआ था, और मैं इस पे भी मुत्तफ़िक़ हूँ और इसको भी समझती हूँ कि सेनेट का इलेक्शन हो तो वज़ीर आज़म 50 करोड़ डेवलपमेंट बजट का ऐलान कर देते हैं, और अगर जहांगीर तरीन के ग्रुप को मनाना हो तो उसमें भी जो है डेवलपमेंट बजट जो है मेंबर्स को देने का वादा करके ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक चले जाते हैं, और गजनफर छेना वाले ग्रुप के साथ भी। और केपी में तो आवाम को इतना नौकरियां दे ही दी हैं कि तनख्वाह के पैसे नहीं है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और हमारी कोशिश होगी कि पीपल्स पार्टी के तो लोग पूरे हों। ठीक है, अब नून लीग पता नहीं पूरे करेगी या नहीं। अली परवेज साहब बात करें कि उनके लीडर जो हैं, उनके शहबाज शरीफ जो हैं वो ये जिम्मेदारी रखें। ठीक है, अब बंदे पूरे कर लेंगे जी। बजट में पिछले साल 38 शॉर्ट हो गए थे अपोजिशन के, और मिफ्ता साहब आज भी कह रहे थे कि नहीं पास होने देंगे, अवाम दुश्मन बजट है, क्या करेंगे? समर भाई मैं आपसे 2 बुनियादी नुक्ते आपसे रेस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि कमोका साहब और इनकी तरह जो बाकी के मेंबरान हैं हुकूमती पार्टी से, क्या उनके जो अवाम उनके हलकों में बसती है, क्या वो सब्ज़ी, आटा, चीनी, मुर्गी ये चीज़ें नहीं खाते? अगर वो खाते हैं तो क्या वो इनको मजबूर नहीं करेंगे कि ये अवाम दुश्मन जो पॉलिसियाँ पिछले 3 साल से ये लेके आगे चल रहे हैं उनसे किनारा कशी इख्तियार करें? क्या इन्होंने कराची का ट्रेलर देख नहीं लिया? एक तो ये मेरा बुनियादी नुक्ता था आपके साथ। दूसरा ये कि आप मुझे बताएं, जब इनके मेंबरान के सरों के ऊपर बंदूक नहीं रखी जाती और एक आज़ादाना माहौल के अंदर नेशनल असेंबली के मेंबरान को वोट करने की और अपनी जो ओपिनियन है एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है, तो वहां से क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब इसी असेंबली से सेनेटर इलेक्ट नहीं हो जाते? तो ये वो चीजें जिनको आप मद्देनजर रखें, और ये जो अपना धौंस और डंडा इस्तेमाल करना चाहते हैं करके देख लें।
पर अवामी प्रेशर इतना बढ़ता जाएगा सड़कों के ऊपर कि इनकी लोगों की मजबूरी बन जाएगा कि इस हुकूमत से किनारा कशी इख्तियार करें। जो हुकूमत नया टैक्स कोई लगा ना सके, सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर चीजों की अशिया की कीमत के अंदर टैक्स लोड करके गरीब आदमी की जेब से पैसे खींचना जानती हो, इसको कौन ओन करेगा? हमारे जैसे जो पब्लिक नुमाइंदे होते हैं वो जाके क्या ओन कर सकेंगे? कमोका साहब जाके अपने लोगों को बता सकेंगे कि एक किलो पूरे कर लेंगे ना सस्ते बाजार के बाहर खड़े होके अंगूठे पे निशान लगाना है, शिनाख्ती कार्ड देना है? मनी बिल पे वोटिंग के दौरान बंदे पूरे कर लेंगे ना अपने जी। देखें, हमारी तो बिल्कुल यही ख्वाहिश होगी। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो पार्लियामेंट के अंदर जो नंबर्स मौजूद हैं उसके लिए उन्होंने अशाया भी किया है, सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ अवामी दबाव, अवामी प्रेशर के इनके जो अपनी सफ़ों के अंदर लोग जो अब दूसरी पार्टियों के अंदर टिकटों की तलाश के अंदर बजट पे वोट देंगे, उनको मोटिवेट करके आप नंबर्स इतने जनरेट किए जा सकते हैं कि वो रिजेक्ट कर दें इनको। अच्छा, वो रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोहसिन बेग साहब लग ये रहा है मुझे कि इस हुकूमत के लिए अभी जो एक अपोजिशन है वो मुआशी आवाम को जो मुआशी मसाइल दरपेश हैं, अब बिजली के बिल आगे आएंगे जो जून जुलाई में, यही अपोजिशन है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज वाली अपोजिशन है ये उनके लिए अब कोई थ्रेट नहीं है, ख़त्म हो गया सारा कुछ। अभी 21 रुपये का यूनिट होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि ये बजट पास होना चाहिए। जैसा भी है उसमें आप अपनी आरा ज़रूर दें, आप चीज़ों पे इख्तिलाफ भी ज़रूर करें, अपोजिशन का काम हो जाएगा। इस दफ़ा तो तकसीम है आपस में, कैसे नहीं हो जाएगा। देखें, मैं समझता हूँ कि ये लास्ट बजट है तरीके इंसाफ का उस लिहाज से, क्योंकि अगला साल तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा। इसी में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी है और अपोजिशन ने भी परफॉर्मेंस दिखानी है कि वो एक सेफ गार्ड होता है आवाम के लिए जो अपोजिशन बजट में करती है कि जी चीज़ों पे एतराज़ भी लगाती है, मुतबादल पॉलिसीज दी जाती हैं और मुतबादल बजट भी पेश किया जाता है, ऑल्टरनेटिव दिखाए जाते हैं। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब हैं इनके पास और एक दो और इकोनॉमिस्ट हैं तो उनको चाहिए कि वो असम्बली में बड़ा फाल किरदार अदा करें और पॉइंट आउट करें चीज़ों को कि हो सकता है उनमें गवर्नमेंट की और इनमें आपस में तो कोई लेज़ॉन है नहीं जो इनकी बात मान ली जाए, लेकिन कहीं सेंस परवेल कर जाए और आवाम की बेहतरी हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि देखिए जो वज़ीर ख़ज़ाना कह तो रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, जाएंगे तमाम। देखिए वो सबका फ़ायदा है, वो खाली तरीके इंसाफ या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी नहीं है, उसमें सब लोग हैं। और ये भी मतलब अपोजिशन भी तो पाकिस्तानी लोगों से ही वोट लेके आए हैं जी। तो देखना ये है कि जो हमारी ग्रोथ है उसको स्लो डाउन क्यों किया गया। अब आप देखें जो बजट रखा गया स्पेंडिंग का वो 650 अरब रुपए था, सिर्फ 264 खर्च किए और बाकी क्योंकि सलाहियत नहीं है। जब आप वो डेवलपमेंट बजट खर्च करते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट है नीचे इकोनॉमी के ऊपर। ये तीसरा साल है ये डेवलपमेंट बजट पूरा खर्च नहीं कर पाए। मैं तो हैरान हूँ, नालायकी इतनी ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। कम नहीं किया, इस दफा भी 650 अरब रुपए कम कर रहे हैं, वापस पैसे चले जाते हैं, तो आप नीचे ग्रोथ कैसे आएगी? आप बोले जी कमोका साहब। जो मोहसिन भाई कह रहे हैं ना जी, 650 नहीं, इस दफ़ा 10 बिलियन ज़्यादा उन्होंने लिए हैं फाइनेंस से। मैंने आज फिगर्स लिए हैं, 660 बिलियन खर्च होने जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि सर आप अभी मैं तो आपके स्टैटिस्टिक्स पढ़ता हूँ ना, मैं तो आज की गवर्नमेंट में नहीं हूँ। 264 अरब रुपए मैं तो आज की बात बता रहा हूँ कि जो फाइनेंस से 10 अरब रुपए की 650 के बाद फिर किसने लिए हैं जी, किसने लिए हैं? आपका स्पेंडिंग तो है ही नहीं, एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं है पूरे साल में। जो प्रोजेक्ट वो छोड़ के गए थे वो आपने कंप्लीट नहीं किए। कर दिए ये अब सर हो गए हैं सारे मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। काम शुरू हो गया है, मेरा काम तो खैर बहस नहीं है, काम शुरू हो गया है। कहाँ पे जी? ड्याबर पाशा डैम पे काम शुरू हो गया है, मोमन डैम पे। इसके अलावा 10 डैम बन रहे हैं, काम शुरू हो रहा है, डैम्स बन रहे हैं, तरक्याती काम शुरू हो गए सर। अच्छा जी, पानी इतना कम है और डैम शुरू हो गए सर। सर शुरू ग्राउंड के इनके आने से पहले भी शुरू था। वो तो लैंड उन्होंने वहां पे फिजिबिलिटी इनके आने से पहले बनी की थी इन्होंने वहां पे। सुन ले, फिजिबिलिटी इनके आने से पहले बनी, लैंड रिक्वायर इनसे पहले हुई, सर्वे इनसे पहले हुआ, इनको तो प्लेट में मिला प्रोजेक्ट। अब थोड़ा अल्लाह जानता है, शुरू कर दिया, थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लें जी। जी इकोनॉमी के ऊपर आपने बात की। अब मोहसिन भाई की इजाज़त से जो अली परवेज़ मलिक साहब बात कर रहे थे कि इनके अपने मेंबरान, मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहता हूं कि एक मेंबर भी तहरीक इंसाफ का कहीं इधर उधर नहीं जाएगा और बड़ी आसानी के साथ हमारा बजट पास होगा। ये अपनी जो है अपोजिशन के हमारे दोस्त जो हैं
ये जिन्होंने मतलब वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है, चेहरों पे मुस्कुराहटे हैं और उसके पीछे कितना जहर है वो हम आप सबको पता है और उसके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। चलें, पीपल्स पार्टी को तो आप छोड़ दें और एएनपी को छोड़ दें, वो पीडीएम से निकल गए। मुझे ये बताएं कि जो नून लीग के अंदर एक शरीफ खानदान की जो विरासत समझते हैं इस मुल्क को अपनी, उनके घर के अंदर जो लड़ाई है, शहबाज शरीफ साहब रात को अपोजिशन की मीटिंग करते हैं और उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। सुबह तोप का रुख जो है वो मरियम नवाज जो है वो कहती हैं कि मेरे चचा कहीं मेरे से आगे ना निकल जाएं, तो उन्होंने तोप का रुख सीधा कर दिया पीपल्स पार्टी की तरफ कि कहीं ये करीब ना आ जाएं। फिर जब शहबाज शरीफ साहब से कैटेगोरिकली सवाल किया गया मरियम नवाज के बारे में, तो आप लोगों ने उनका जवाब बड़े गौर से सुनने वाला था। उसमें उन्होंने कहा कि अभी उनको और हमजा को ग्रूमिंग की जरूरत है। वो हमजा एक तो उन्होंने हमजा को ऐड किया, हमजा के बारे में पूछा नहीं गया, दोनों को उन्होंने साथ हमजा को भी शामिल किया। उन्होंने कहा कि नहीं अकेली मरियम नहीं है, हमजा भी साथ है। ठीक है, तो ये लड़ाइयाँ देखें, इनकी लड़ाइयाँ हैं खानदानी। ठीक है, तो ये क्या मुल्क को चलाएंगे और क्या मुल्क को देंगे, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब 40 साल में रगड़ा निकाल दिया मुल्क का, तो बिल्कुल बेड़ा बहा दिया इस मुल्क का। तो अब अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत हो कि इमरान खान जैसा लीडर आ गया, कोई बेहतरी हो रही, तो हो लेने देना यार। यही बात है, अगर आपने आज से 2 माह पहले की होती तो अली परवेज साहब से पहले शैला रजा साहब ऐसे कन्फ्रंट करती हैं, लेकिन आज वो ज़्यादा खुश हो रही है, मुस्कुरा रही है सारे मामले पे, क्योंकि अब जाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बड़ी सख्त पोजीशन चल रही है। इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ, प्लीज़ मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि जो लोग जहांगीर तरीन ग्रुप को कह रहे हों कि ये हमारी पार्टी की जमहूरी खूबसूरती है, जो गजनफर शेना के ग्रुप को कह रहे हो जमहूरी खूबसूरती है, उन्हें नून लीग के मसाइल याद आ रहे हैं। मैं तो इस पर मुस्कुरा रही हूँ। सही है। अली परवेज साहब, समर भाई, ये जो नून में से शीन और मीम निकालने वाले हैं ना, इनको कहें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टी निकल चुका हुआ है। उनका जो पार्लिमानी लीडर बना है वो इनके अपने शहर के अंदर से है। क्या ये अपने दिल पे हाथ रख के ये वादा लेके कह सकते हैं कि वो अगले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की टिकट पे होगा? फैसल वाडा ने जो अपने दिल का जहर निकाला था, जो बताया था कि जी SHO की मार है, क्या वो अपनी जुबान बोल रहा था कि इमरान खान के जो दिल के अंदर है उसकी आवाज थी? अगर ये लोग जो इतने इलेक्शन लड़ के यहां पे असेंबलियों के अंदर पहुंचे हैं, क्या वो नहीं जानते इनके साथ आगे क्या होने जा रही है? जब उन्होंने जहांगीर खान के नाम के ऊपर खुल्लम खुला इस तरह से बैत की है, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये गुजारिश इनसे करूंगा। और ये जो बात हमारे अपने जो घर की, ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का अलग-अलग ग्रुप है, मुझे बता दें किसी ने ये बात की है कि हम मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत को नहीं मानते? हमारे जो पार्टी के अंदर जो डिफरेंट सोच है, वो कंसल्टेशन जब कंप्लीट होगी, मियां साहब के मियां नवाज शरीफ साहब बैठे लंदन में, यहां उन्होंने पार्टी कमान दी है शहबाज शरीफ साहब को, उसके मुताबिक पार्टी सारी लबैक कह देगी। सर मियां नवाज शरीफ साहब बैठे लंदन में, यहां पाकिस्तान के अंदर पार्टी की कमान दे रखी है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को दे रखी है पार्टी की कमान। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के कई फैसलों पे, कई ऐलानात से आपकी पार्टी के लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, बड़ा खुल के इख्तिलाफ कर रहे हैं। शायद हकान अब्बासी साहब उनकी पॉलिसी का, उनकी हिकमत अमली का, बिल्कुल नहीं कर रहे, सियासी सोच का बड़ा खुल के इख्तिलाफ कर रहे हैं। अगर आप हकान अब्बासी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उन्होंने आपको बड़ा क्लियरली बाद में इंटरव्यू में बता दिया कि इस पार्टी का जो कायद है इस वक्त सदर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वो जो अपनी रिकमेंडेशन सारी पार्टी की कंसल्टेशन के बाद कंपाइल करेंगे, वो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब के सामने पेश हो जाएगी और वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम इसको आगे लेके चलेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। सर वो आज भी एक्सटेंशन से मुतल्लिक अमेंडमेंट पे बड़ी सख्त मुखालफत कर रहे थे कि पार्टी का बड़ा गलत फैसला था। शायद खान साहब उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब का ये सारा फैसला था कि हमने जाना है और बिल्कुल यूनानिमसली सबने वोट देना है सारे मामले पे। अब तो चीजें खुल के आ रही हैं, पार्टी ने जो फैसला किया वो सब ने उसकी कंप्लायंस की थी। ये तो आज कोई फायदा नहीं है ऐसी बात करने का ना जी। तो सर वो टॉक शोज पे आके ये क्यों बयान कर रहे हैं? बता रहे हैं ना इसी चीज को कि भाई पार्टी के अंदर इख्तिलाफ है, कई चीजों पे इख्तिलाफ है जो पहले ढका हुआ था वो खुल के सामने आ गया। देखें तो इख्तिलाफ यार समर भाई, तो डिफरेंट क्या सोचें नहीं हो सकती? हम क्या कोई मुलाजिम है किसी के? यहाँ पे पार्टी के अंदर हर किसी की अपनी सोच होती है। जब आप प्रोज एंड कॉन्स होते हैं लीडरशिप के आगे रख देते हैं।
जी सर पार्टी के अंदर वो डिसाइसिव मोमेंट आ गया मेरे ख्याल से। किसी ने मुझे बताया नॉन कंप्लायंस हुई जब पार्टी ने फैसला किया, उसके बाद कंप्लायंस 100% हुई कि नहीं हुई? आपने सुना नहीं पिछले हफ्ते राना तनवीर साहब को, वो आके पार्टी के नायब सदर है, वो आके अपील कर रहे हैं कि आप मियां साहब को फैसला कर लेना चाहिए कि किस तरफ खड़े होना है। अब वो टाइम आ गया है, चूंकि पार्टी के अंदर भी आपकी एक रियलाइजेशन एक जो है पैदा हो चुकी है कि अब पार्टी को डिसाइड करना चाहिए कि हमने किस तरफ जाना है, क्या करना है। अब तो शहबाज साहब मुतहर्रिक इसी वजह से मुतहर्रिक है कि 2023 को सिक्योर किया जाए, कहीं वो भी हाथ से ना निकल जाए वोट को इज्जत दो के चक्कर में। समर भाई मैं बात करूं, गुजारिश ये है, नून लीग के हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ बैठते हैं MNA, ठीक है, वहां पे बैठ के जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, यकीन कीजिए वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं लग रही कि हमारी पार्टी का बयानिया क्या है। एक तरफ से शहबाज शरीफ साहब जो है वो रिकन्सिलिएशन की तरफ चल पड़ते हैं, तो उसको तोप का गोला दाग देती हैं उधर से मरियम नवाज, और हमें नहीं समझ लग रही कि हमने क्या करना है और हमारी क़यादत किस तरफ जा रही है। देखें ये जो दकियानूसी सियासत है ना, अब इसको दफन करना चाहिए। समर भाई हमारी पार्टी का बयानिया वो है जिसने पिछले 10 ज़िमनी इलेक्शन में से 9 ज़िमनी इलेक्शन जितवा के आए हैं। ये मरियम नवाज से ज्यादा ज़हीन है मेरी कमेटी में, ये बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ठीक, ये हमजा शहबाज से ज्यादा डिलीवर बेहतर कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं आगे आते? तो ये आगे हैं, ये विरासती चीजों को खत्म करें। पीटीआई वाले भी किसी और को ले आए जो जरा सियाना हो, यू टर्न ना लेता हो, झूठ ना बोलता हो। कैसे ना जी, आप कहां से ले आए? पार्टियों को बता दूं मौसम भाई, मकसद ये है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी सियासत नहीं है, पीटीआई में मरूसी तो नहीं है ना, साहब मरूसी सियासत नहीं है, तो वो मकसद ये है कि जमहूरियत पार्टियों में नहीं है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करती है। थोड़ा देखें, क्रेडिट एक दिया था, उसके बाद पार्टी ऑलमोस्ट टूटने लगी थी। मकसद ये है कि हमारी पार्टियों में जमहूरियत उस सेंस में नहीं है जिस तरह होती है पूरे सब कॉन्टिनेंट में। पॉलिटिकल पार्टीज इसी तरीके से चल रही हैं। मैं नहीं समझता कि इनको दूसरी पार्टी पे क्रिटिसाइज करना चाहिए या उनको पीपल्स पार्टी पे करना चाहिए। मकसद ये है कि आपने इसको बेहतर अंदाज में और अच्छे अंदाज से मारूसियत से निकल कर आपने इस पार्टी को या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको जो हमारा चार्टर है और जो हमारा आईन है कहता है उस पर लाए सर, उस पर कोई नहीं लाता सर। बातें सब करते हैं, उसूलों की सियासत कर कौन रहा है सर? सारी पावर पॉलिटिक्स हो रही है भाई। पॉलिटिकल पार्टी में काम कैसे होती है? क्योंकि वो अपने एजेंडे से जैसी गवर्नमेंट में आती है एजेंडा देखती है, करेगी की आदत कर सकता है पार्टियों की। ठीक, शाले साहब आप कुछ कहना चाह रही थी, आपको समझ आई है नून लीग के बयानिया की कि क्या बयानिया है, क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली आपकी पार्टी ने काम किया नून लीग के साथ पीडीएम के अंदर? देखिए मैं ये समझती हूँ कि उनका कुछ भी हो और अगर उनमें कोई नफाक हो रहा है तो उनको चाहिए कि वो जल्दी से अपने आप को मजबूत करें। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम रहना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मजबूत होना चाहिए, इनको एक बयानिए पे आ जाना चाहिए। अब जबकि वो जो PDM है PMLN प्लस, वो तो सिर्फ जलसोई का ऐलान कर रही है, उसने इस्तीफों की बात नहीं की है, तहरीक अदम एतमाद की बात नहीं कर रही है। पिछली दफ़ा उसके काफ़ी मेंबर जलसे बजट के वक्त कम थे, तो जब वो कर ही नहीं है कुछ ऐसा, तो एक जुमलों के तबादले से ख़ानदानी खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। ख़ानदानी खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा एक और चीज़ भी है भाई सर, ये जो पावर पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसूलों की सियासत कोई नहीं, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स है। कोई बंदा उसी वक्त तक बुरा है जब वो आपकी मुखालिफ पार्टी में है, जो ही आपने अपनी पार्टी में लिया तो वो फरिश्ते हो जाते हैं। अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर सर बेग साहब देख लें कि वो लाइन लगी हुई है PTI के अंदर लोगों की जाने की, चूँकि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक ट्रेंड है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट है लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ तो अभी सर ऐसे लोग, इन्होंने हफ्ते के रोज टिकट जारी किए PTI ने, तो सारा 4 ऐसे लोगों को टिकट जारी किए जो आधा घंटा पहले, सिर्फ 30 मिनट पहले पार्टी ज्वाइन की। 30 मिनट पहले तक वो बुरे थे 30 मिनट पहले, यानी 6 बजे पार्टी ज्वाइन की है, 6:30 बजे उन्हें टिकट जारी हो गया। पार्टी में लाइव टोटल 30 मिनट। आज एहतजाज भी हुआ PTI के अंदर बहुत। हाँ, वो चल रहा है बनीगाला में बड़े एहतजाज चल रहे हैं। वसीम अकरम प्लस खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में भी यही किया, वो भी महीना पहले आए थे सर। और वो जो ये बंदे घेर गार के ला रहे हैं वो खान साहब की पार्टी नहीं है, कोई और लोग जो घेर के लाते हैं और आपने उनके गले में
इस चीज की नफी करने के लिए इमरान खान को चुना गया था और वो एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। मौके साहब फर्क क्या है? बड़े एहतजाज चल रहे हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से। ये भी अभी भी 11 हल्के हाल ही आपके वहाँ बंदे ही हैं। ये भी जमहूरियत का एक हिस्सा है, ठीक है। पार्टी के अंदर देखें 22 साल से पार्टी का अलम उठा के कश्मीर के अंदर खड़ा है, एक बंदा आधा घंटा पहले आता है वो पार्टी का टिकट ले उठता है। सर ये एक यानी 2 मिनट में वाइंड अप होने वाली बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर वो हार भी गए थे लोटे जी। गिलगित बल्तिस्तान मैं गुजारिश करता हूँ इसके ऊपर बेशक आप प्रोग्राम कर लें तो फिर उस पर बात कर लेंगे। जी आप मुकम्मल आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे आप रख लें, बिल्कुल उस पर बात करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आगे चूंकि इंतखाबात आ रहे हैं वहाँ पे बड़ा माहौल गर्म है और अभी इतनी देर इनको हर अगले पार्टी 5 यही साल कोशिश का करती ख्वाब है कि देखने बेहतरीन दें। कैंडिडेट्स को लेके आए। जब तक देखें इस सिस्टम के ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा, ये जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है और जिस तरीके से हमारे मुल्क के बदलने के लिए आप आए। बात तो सुन लेना इसके, और जिस तरीके से हम इसको एक्सप्लॉयट करती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और जो कुछ होता है, हमें देखें मैं भी एक पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें इसके अंदर अभी बहुत सारी चेंजेस लानी है हमारे मुल्क के अंदर। शायद उस तरह से वर्क नहीं कर पा रहा, मिलके करेंगी, उस तरह से वर्क नहीं कर पा रहा जो इमरान खान, मैं समझता हूं कि जो एजेंडा हम लेके आए हैं वो शायद इस निज़ाम के साथ रह के हम पूरी तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा। अच्छा, मैंने बहुत शुक्रिया आपने मानो आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। दो चीज़ों पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो आज जो पार्लियामेंट्री असेंबली फॉर ECO कंट्रीज़ है, आज ECO ममालिक के स्पीकर जो हैं वो इस्लामाबाद में इकट्ठे थे 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस पे, जिसका एलामिया जो जारी हुआ है वो बड़ा हौसला अफजा है। उसमें तमाम ECO कंट्रीज़ के स्पीकर्स ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है और इस एलामिया के अंदर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को सपोर्ट किया गया है, जो कि एक अच्छी अचीवमेंट है, जिस पे स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो दाद के मुस्तहिक हैं कि एक अच्छा एलामिया जो है वो जारी हुआ है। और इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरा इंपॉर्टेंट मामला जिस पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा वो है स्टूडेंट्स की एक स्ट्रगल थी, बड़े टाइम से वो डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से, वजारत तालीम से, कि चूँकि उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका कोरोना वबा की वजह से, स्कूल तालीमी इदारे बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, उनकी तैयारी नहीं हो सकी, तो वो उस पर तलबा ने एहतजाज भी किए, सड़कों पर भी निकले, डंडे भी खाए। तो आज वज़रा तालीम के इजलास में ये डिस्कशन हुई और एक महीने के लिए ये इम्तहानात पोस्टपोन कर दिए गए और अब सिर्फ जो है इलेक्टिव जो पेपर्स हैं वो होंगे, 4 सब्जेक्ट्स के इम्तहानात होंगे, जिस पर मेजॉरिटी में तलबा की अक्सरियत इस फैसले पर खुश है और एक अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का, इसे ज़रूर सराहना चाहिए चूँकि ये तलबा के लिए एक बेहतर फ़ैसला है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ये मामला था, तलबा के करियर का मामला था, जिस पर गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन दिया है, उन्हें इसका क्रेडिट जाता है। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।